चलो ना, व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें हमें बेसिक्स बताए जा रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार रिप्रोडक्शन करते हैं और वो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं उनके बॉडी में, वो चीज हमको यहाँ पे बताया गया है। सुशांत उधर से बेटा, वो पूरा बेंच उठो उधर से फटाफट, क्विकली, टाइम वेस्ट नहीं, फास्ट। आ गया मंदर, सिद्धांत के बाजू में बैठ। सुशांत सेकंड बेंच पे आ, ओमकार इधर आ फर्स्ट बेंच पे, और नेक्स्ट टाइम से मुझे तुम तीन साथ में नहीं चाहिए। चलो ना, क्या होता है बेटा, जब हम रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, पहली बात हमको ये पूछा गया है एनसीईआरटी के द्वारा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जब कभी भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसके जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है या अराइज करता है, तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। मीनिंग गिविंग बर्थ टू एन ऑर्गेनिज्म व्हिच लुक्स लाइक इट्स पेरेंट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. Now, when we talk about reproduction, there are two different types of reproduction, which is sexual and asexual. We have understood differences between sexual and asexual reproduction in this chapter already, meaning in the previous chapter already. When we talk about asexual reproduction, beta, asexual reproduction भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें there could be budding that can be done. Budding is where there's a small outgrowth and give rise to whole organism. Example is hydra for animals. Remember, hydra belongs to kingdom Animalia. ठीक है, you can also see budding in plants as well. ठीक है, where you have reproductive buds which are seen in them also. You can have reproduction taken place by binary fission, like in amoeba or in paramecium or in Euglena. You can have reproduction by spore formation also. When you have reproduction taken place, asexual reproduction by spore formation, you can have sexual spores as well as asexual spores. Like in case of fungi, if you talk about, they have asexual spores, like you have conidia, then you have zoospores in plant, then you have planospores which are existing, sporangiospores which are existing. ठीक है, where zoospores are motile and rest of the spores are non-motile. ठीक है, conidia tends to grow on a special structure called as conidiophore. Zoospores tends to grow in a particular sac-like structure called as zoosporangia. हम प्लांटे में पढ़ चुके हैं ये चीज। ठीक है, इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा भी हो सकता है। पूरा डिटेल्स ऑफ हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस, दिस यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर मॉर्फोलॉजी चैप्टर, राइट? जहां पे यू ऑल हैव स्टडीड दैट रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस फ्रॉम स्टेम, reproduction can take place from root, reproduction can take place from leaves as well. Leaves से अगर reproduction होता है तो you have an example called as bryophyllum. हम बचपन में पढ़ चुके होंगे ये। bryophyllum एक plant होता है जिसके leaves कुछ क्लाउड जैसा दिखता है, ऐसा होता है ये लीव्स इसका, और इसके ये जो नॉचेस होते हैं वहां पे अपने पास बड्स ग्रो करके आते हैं। देयर आर बड्स व्हिच ग्रो फ्रॉम हियर, दीज बड्स आर ग्रोइंग फ्रॉम लीव्स एंड thus they are called as foliar bud. क्या कहेंगे इसे? ठीक है, जबकि अगर हम स्टेम का एग्जांपल है तो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज पोटैटो व्हिच इज एग्जिस्टिंग, करेक्ट? पोटैटो में ऐसे you have nodes which are present. Those nodes of potatoes are called as eyes. From that eyes you have a bud coming out. Which kind of bud is that? हाँ, axillary buds होंगे वो, ठीक है। Then you have something called as for roots also you have carrots and etc. Carrots, radish, beetroot, वो भी अपने को ग्रोथ दिखा सकता है। कैसे क्या सर? उसको डायरेक्ट तुम ऐसा सो कर दो तो वो उगता ही है ना भाई। गाजर के ऊपर का छिलका ऐसा कट करो, गाजर और ग्रोथ, गाजर के ऊपर का टोच कट किया, कट करके उसको सॉइल में रख दिया, फिर से उसमें से गाजर उगता है ना दूसरा। सो दैट इज नथिंग बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन. यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज स्टेम कटिंग्स. स्टेम कटिंग्स क्या होता है? which is also possible. So ऐसे अलग अलग methods हो सकते हैं, of which one more method given to us is gemule formation, है ना? प्लांट्स में जेम्यूल्स बनाए जाते हैं। कौन से प्लांट में जेम्यूल बनेगा बेटा? Which plant reproduces asexually by gemule formation? Almost someone said it. Correct. Wait, क्या इधर से आया तो बोलना, शर्मा क्या है? लड़की है। यू हैव
लिवर वॉल्स विच रिप्रोड्यूस बाय जेम्यूल फॉर्मेशन, कुछ कुछ याद है? जेमा कप्स, सो इट रिप्रोड्यूसेस बाय जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल्स क्या होते हैं? उनके आसपास एक थिक कवरिंग होता है और अंदर काफी सारे एसेक्सुअल स्पोर्स रहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से ये कवरिंग थिक होता है। जब फेवरेबल कंडीशंस हो जाएगा तो ये पूरा ड्राई हो जाता है, हवा के करंट से वो उड़ के चला जाता है जमीन पे और थिक कवरिंग जो है वो फूट जाएगा एंड स्पोर्स विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू होल न्यू प्लांट बैक अगेन। आर वी क्लियर बेटा? So this was all that we had to understand for asexual reproduction. बाकी सब बचकू दिया है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, प्रोजेनी जनरेशन जो होगा वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्लांट रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, हम एक स्टेप और आगे चलते हैं एंड वी अंडरस्टैंड अबाउट, चलो वेरी गुड कि हम बाद में ही पकड़े इस चीज को। वी गो अ स्टेप मोर अहेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात आता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पे यू हैव वेरिएशंस इन द वे हाउ इट इज कंडक्टेड, बट देन द बेसिक प्रिंसिपल रिमेन्स सेम, वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स कम एंड फ्यूज टुगेदर. That principle is same, but then the way how male and female gametes are produced, the types of male and female gametes produced, and the way how they meet with each other, and after that the processes takes place are all different in different organisms. इंग्लिश बोला, गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट्स दिखने में कैसे होते हैं, वो बनने के बाद वो फ्यूज कैसे होते हैं, फ्यूज होने के बाद का ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, ये सारे प्रोसेसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है कि गैमेट्स बनते हैं और फ्यूज होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड्स होंगे। अब इस वजह से इस पूरे सेक्सुअल मेथड को हम 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करते हैं, लेकिन उसके पहले हम प्लांट कहे या एनिमल, इन दोनों में एक बेसिक प्रोसेस सेम होता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो क्या हो गया सर? कोई भी प्लांट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है, उसके पहले उसको उसका वेजिटेटिव ग्रोथ करना पड़ता है, बराबर? And thus the entire life cycle of plant can be divided into 2 categories, which is vegetative phase and reproductive phase. Yes or no beta? Vegetative phase and reproductive phase. Vegetative phase is where the plant is developing root, stems and leaves. Reproductive phase is where the plant starts developing flowers. Vegetative phase is जहां पे वो प्लांट जो है वो रूट, स्टेम्स और लीव्स बनाता है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। बट एक समय तक वो बनाता है, उसके बाद वो फ्लावर्स बनाना शुरू करता है, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुका है। ठीक है बेटा, समझे? अब इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करें, मतलब फ्लावरिंग करेंगे, फ्लावर बनाने के बाद फ्रूट बनाएंगे, ऑब्वियस है। अब हमारा एनसीईआरटी बोलता है कि प्लांट्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग किस्म से फ्रूट्स बना सकते हैं। कोई कोई होते हैं जिससे हम कहते हैं मोनोकार्पिक, यानी कि ये ऐसे प्लांट्स रहेंगे जो उसके पूरे जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फ्रूट देता है। ये ऐसे प्लांट्स रहेंगे जो पूरे जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फ्रूट देता है। जैसे यू हैव समथिंग लाइक बैम्बू ट्री। जो बैम्बू ट्री होता है बेटा, वो 50 साल के बाद अपने को एक फ्लावर देता है। उसका वेजिटेटिव फेज बहुत लंबा होता है। इट टेक्स 50 years फॉर दैट बैम्बू ट्री टू गिव अस फ्लावर्स। बैम्बू ट्री में फ्लावर्स भी होते हैं सर? हाँ बेटा, बैम्बू ट्रीज में फ्लावर्स भी होते हैं, पिंकिश कलर के फ्लावर्स होते हैं उसके, बट देन वो पूरे खिलते नहीं, वो कली जैसे ही दिखते हैं अपने को, और वो 50 साल में एक बार ही आता है। हमने तो कभी देखा नहीं सर, 50 साल के पहले बैम्बू तोड़ के यूज कर लेते हैं ना, इसलिए दिखता नहीं अपने को वो। ठीक है, कहीं कहीं पे जहाँ पे गार्डन्स में बैम्बू ट्री लगाए जाते हैं, वहां पे यू कैन सी दिस स्टिल। चले आगे। बैम्बू ट्री के अलावा कुछ ऐसे फ्लावर्स कहे गए हैं जो बहुत सालों बाद एक ही बार खिलता है, जैसे यू हैव स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना। स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना जो अपने को ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के ऊपर जनरली ग्रो होते हुए दिखाई देता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो साउथ है ना, केरला वगैरह, केरला, कर्नाटका, उनके जो हिल्स होते हैं, उनके हिल्स पे ये काफी ज्यादा फेमसली ग्रो होते हैं। और ये ऐसा प्लांट है जो 12 साल में एक बारी फ्लावर करता है, और इसका फ्लावर ब्लू कलर का होता है। इसका फ्लावर ब्लू कलर का होता है। इस वजह से जब ये फ्लावर खिलता है 12 साल में एक बार, तब वो पूरा वैली जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है।
ठीक है, पिछली बार ये उगा था 2018 में, ठीक है, तो अब उसके 12 साल बाद उगेगा विच इज 2030 में। 2030 में उगेगा ये, ठीक है। अब पहले ना ये क्वेश्चन फ्रेम किया जाता था कि पिछली बार अगर इस सीजन में इस साल में ग्रो हुआ था तो अब नेक्स्ट टाइम कभी होगा, बट एक्सपेक्टिंग दैट दिस चैप्टर हैज बीन स्क्रैप्ड आउट फ्रॉम योर सिलेबस, वी एक्सपेक्ट दैट दिस क्वेश्चन वुडंट बी फ्रेम्ड फॉर यू ऑल, बट बी प्रिपेयर्ड कि ये फ्रेम कर सकते हैं। तो जब तक एनटीए डिक्लेयर नहीं करता तुमको ये चैप्टर थॉरली पढ़ना ही होगा, ठीक है, उसके बाद भले मेमोरी में से डिलीट कर दो इसको। चले आगे। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको हम पॉलीकार्पिक भी कहते हैं बेटा। पॉलीकार्पिक यानी क्या? पॉलीकार्पिक यानी बहुत सारे फ्रूट्स देता है, ऐसा नहीं होता बेटा, बहुत सारे, इट गिव्स फ्रूट इन एवरी सीजन, हर सीजन में वो फ्रूट देता है, प्लांट मरता नहीं है। यहां पे क्या होता है, प्लांट जो है वो काफी स्लो ग्रोथ होता है, 50 साल के बाद फ्लावर दिया उसके बाद वो प्लांट मर जाता है, समझ पा रहे हैं? इसे इसलिए उससे कहते हैं मोनोकार्पिक फ्रूट, कि एक बार ही फ्रूट दे दिया ना फिर वो मर जाएगा। जैसे इवन वटाने का पेड़, वटाना पी प्लांट जो मेंडल ने यूज किया, वो एक बार ही फ्रूट दिया ना फिर वो मर जाता है, सो दैट इज आल्सो मोनोकार्पिक फॉर अस। बट जब हम बात करते हैं पॉलीकार्पिक का, एग्जांपल इज आम का पेड़। आम का पेड़ काफी साल तक जिंदा रहता है और हर सीजन टू सीजन फ्रूट देता है, वो समझ रहे? तो जो एनसीईआरटी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मोनोकार्पिक फ्रूट है उसका तो हम समझ सकते हैं कि एक हद तक, एक समय तक वो वेजिटेटिव ग्रोथ दिखाता है फिर फ्रूट देता है, तो वी कैन डिस्टिंग्विश वेरी इजीली कि ये उसका वेजिटेटिव फेस हुआ, ये उसका रिप्रोडक्टिव फेस हुआ। बट व्हाट अबाउट पॉलीकार्पिक प्लांट? पॉलीकार्पिक प्लांट का क्या, एक समय तक वो फ्रूट नहीं देगा, ऑब्वियसली वो आम का पेड़ जब छोटा रहेगा तो फ्रूट नहीं देता, एक हाइट तक आने के बाद वो फ्रूट देना शुरू करता है। एक बार ही फ्रूट देने का शुरू किया तो हम बोलेंगे ओहो वेजिटेटिव फेस खत्म, अब वो फ्रूट दे रहा है, करेक्ट, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। अब सडनली वापस मॉनसून सीजन आया, मॉनसून में तो वो फ्रूट देगा नहीं अपने को, फिर वापस से समर सीजन में फ्रूट देगा, यस और नो? तो एक मॉनसून से दूसरे समर सीजन तक जो बीच का पीरियड है जहां पे वो फ्रूट नहीं दे रहा, उस पीरियड को हम क्या कहेंगे? ऐसा हमको एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताओ क्या बोलेंगे उतने तक का? हम उसको वेजिटेटिव बोले या रिप्रोडक्टिव ही बोले? We will call it as vegetative back again. Why do we call it as vegetative phase? क्यों हम उसको वेजिटेटिव कहते हैं? बिकॉज अगर तुमने प्लांट को ध्यान से नोटिस किया रहेगा, इफ यू हैव एवर नोटिस्ड अ प्लांट वेरी ध्यान से, प्लांट में क्या होता है, ये ऐसा फ्रूट है, ऐसा प्लांट है, इधर सपोज मैंने ये फ्रूट लटकाया, मतलब फ्रूट उगा हुआ है, हमने ये फ्रूट इधर से तोड़ दिया, तो जनरली ना ऐसे नहीं तोड़ते, हम पूरा वो फांदी तोड़ देते हैं, क्योंकि एक के ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं, तोड़ते ऐसा ही करते बेटा, ऐसा ही करते, ठीक है? या फिर लेट्स से चलो ये ऐसा, ठीक है, इतना मैंने तोड़ दिया, अब ये तोड़ने के बाद यहां से नए लीव्स ग्रो शुरू होते हैं, लीफ का ग्रोथ शुरू होता है, फिर से ये स्टेम आगे बढ़ता है, तो अगेन इट इज शोइंग इट्स व्हाट, वेजिटेटिव फेज। दैट्स व्हाई उन दोनों के पीरियड के बीच का, दो सीजन के बीच के फेज को हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव फेज। आसान बेटा, चले आगे। नेक्स्ट थिंग हमको बता रहा है, तू क्यों चालू हुआ? Are we clear up till here? चले आगे बेटा। So that's how it goes about for monocarpic and polycarpic. I hope the concept is clear. ये प्लांट्स का बात हुआ बेटा। जब एनिमल्स का बात होता है तो एनिमल्स में भी ऐसा होता है। हम भी तो जब बचपन में छोटे थे तब हमारे अकल में या हमारे जहन में रिप्रोडक्शन नाम का कोई चीज नहीं था, बट जैसे जैसे हम प्यूबर्टी तक पहुंचे, जैसे हम 13-14 साल के हुए, there were lots of changes in our body where we started realizing that oh this is also one of the part of your life. So likewise in animals also entire life cycle is divided into two half, a pre-reproductive phase and post-reproductive or reproductive phase basically. So pre-reproductive phase in humans or in animals is called as juvenile stage. क्या कहेंगे बेटा? So juvenile बोलो या vegetative बोलो, बात सेम हो गया, और दूसरा तो ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव फेज ही हो जाएगा, ठीक है? अब जुवेनाइल फेज जो है
वो एनिमल्स में हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? एनिमल्स में अगर हम मैमल्स का बात करें, यानी इंसानों का बात करें, तो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. हाउ कम सर? मेल्स में, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ हैव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप in human beings, and thus it becomes easier. But what about those mammals which are non-humans? So for them there is something called as the reproductive phase. Apart from humans, there are other mammals also which can be completely divided as non-primates and primates. Primates क्या होते हैं सर? Primates होंगे तुम्हारे monkey, apes and humans. ये होते हैं primates बेटा. Primitive man, कुछ वैसा. So you have primata. So there are some primates and there are some non-primates. Primates जो होते हैं उनमें females में there is something called as menstrual cycle, which becomes an indication of reproductive phase, that that particular female is reproductively active after the menstrual cycle or once the menstrual cycle starts. This happens in all monkey, all ape, all female monkey, female apes and female humans because they belong to primates. But when we talk about non-primates बेटा, मतलब इनको छोड़ के बाकी जैसे dogs हो गए, cats हो गए, lion हो गया, tiger हो गया, cheetah, leopard, all of them, they are classified as non-primates. इनमें there is nothing called as menstrual cycle, but उसके जैसा एक और cycle होता है which is called as estrous cycle. अब ये cycle क्या होता है? ये काफी unique phenomenon होता है, सेम ही होता है almost. जिसके घर पे फीमेल कुत्ती, फीमेल डॉग या फिर फीमेल कैट रहेगी, for them this will be pretty much easier for them to understand. इनमें क्या होता है बेटा, जब रिप्रोडक्टिव सीजन आता है सिर्फ तब उनको ईस्ट्रस साइकिल होता है. ह्यूमंस में कैसे होता है? एवरी मंथ दैट फीमेल हैज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. इन डॉग्स, इन अदर नॉन प्रीमेट्स एवरी मंथ नहीं होता, पूरे साल के कुछ स्पेसिफिक मंथ्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सीजन होता है जब उनको ईस्ट्रस साइकिल आता है और सिर्फ उसी सीजन में वो ब्रीड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट. आर वी क्लियर? डिड वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ठीक है. सो दैट्स हाउ बेसिकली यू हैव reproductive system, reproductive phase which tends to go ahead. इस reproductive phase को जब आगे हम बढ़ाते हैं तब गैमीट प्रोडक्शन हो जाते हैं. अब गैमीट्स प्रोडक्शन हमेशा कैसे होंगे? मियोसिस से होंगे. ठीक है. यू हैव समथिंग कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, जिसको हम इन शॉर्ट या कॉमन टर्म्स में कहते हैं मियोसाइट्स. कॉमन टर्म्स में वी कॉल इट एज मियोसाइट्स. दक्ष, ग्रो अप, तो छोटा बच्चा नहीं है. यू कॉल इट एज मियोसाइट्स. मियोसाइट्स क्या होता है बेटा? कोई भी सेल जो मियोसिस कर पाता है उस सेल्स को मियोसाइट्स कहेंगे. और कोई भी सेल्स मतलब क्या सेल्स सर? बेसिकली वो जर्म सेल्स ही होते हैं विच गिव राइज टू गैमीट्स. ठीक है. तो मियोसाइट्स विल ऑलवेज बी 2n which will undergo meiosis to give us n type of cells then. ठीक है. तो हमारे एनसीईआरटी में ना एक टेबल भी दिया हुआ है कि क्या होते हैं ये, मतलब हैप्लॉइड सेल्स के क्रोमोसोम्स कितने होंगे फॉर. हाँ पहले वो कर लो फिर मैं पढ़ाता हूं. उसमें एक टेबल है जहां पे अपने को लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिया है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि इनके मियोसाइट्स में इतने क्रोमोसोम्स है तो बताओ इनके डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स कितने होंगे, या फिर डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स इतने तो बताओ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कितने होंगे. वो हमको पता होना चाहिए. ठीक है. फॉर नीट एग्जामिनेशन दैट इज नीडेड. Then when we talk about once the gametes are produced, then my task comes is उस गैमेट को मुझे फर्टिलाइज करवाना है. गैमेट्स को फर्टिलाइज करने के अलग अलग तरीके होंगे. अगर हम प्लांट्स का बात करें तो प्लांट्स में हमने काफी सारे तरीके पढ़े, जैसे यू हैव पॉलिनेटिंग एजेंट्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग, और यू माइट हैव वाटर थ्रू व्हिच दी स्पर्म सेल्स फ्लोट एंड रीच अप टिल एक्स सेल लाइक इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. ठीक है. और देयर कैन बी पोलन ट्यूब थ्रू व्हिच इट इज रीचिंग. That is for plants. For animals, there are different ways how the
sperm cells can reach up till egg cells. Kingdom Animalia के तरफ जाओ, वहां पे हमने काफी बार नोटिस किया है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है. लाइक फॉर एग्जांपल इन बैलेनोग्लॉसिस इतने आलसी होते हैं कि वो मेल जो है वो उसका स्पर्म सेल छोड़ता है, फीमेल उसका एग सेल छोड़ती है और बोलते हैं कि तुम पानी में फर्टिलाइज हो जाओ, है ना, ये पढ़े है ना हम. तो वैसे फर्टिलाइजेशन हो सकता है एक्सटर्नली इन वाटर, या फिर कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली ही होता है, यानी कि द स्पर्म सेल्स एंटर इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, it gets fertilized there. After fertilization, that female can give birth to a new young one by two methods, जिसको हम सिंपली कहते हैं ओविपेरस एंड विविपेरस. यस और नो बेटा? अगर अंडा दिया तो ओविपेरस, नहीं दिया तो विविपेरस. आर वी क्लियर अप टिल हियर? एनी डाउट्स? शॉर्ट है. अब जब अंडा दे देते हैं फिर बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है. So if a particular female is laying their eggs, like for example reptiles, amphibians and birds, they tend to lay their eggs. ठीक है? Now when they are laying their eggs and giving rise to whole new organism, within that fertilized egg you will have embryo developed. However, when you talk about mammals, in them there is no laying of eggs. But then in mammals, the embryo development takes place within the body of female only. ठीक है, चले आगे बेटा. When we talk about plants में once the fertilization takes place, after that you will have endosperm and embryo development. थोड़ी देर पहले देखे, which leads to seed development. थोड़ी देर पहले देखे. वो सीड्स अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है. एक्साइल प्लेसेंटेशन हो सकता है, या फिर मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो सकता है, फ्री सेंट्रल हो सकता है, तो हाँ पैराइटल प्लेसेंटेशन, ये सारे प्लेसेंटेशन हो सकते हैं. और अल्टीमेटली फ्रूट डेवलपमेंट भी हो सकता है. सम फ्रूट्स आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, सम फ्रूट आर नॉन पार्थेनोकार्पिक, मतलब सीडेड. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जिसमें सीड्स नहीं डेवलप होते. क्यों नहीं डेवलप होते? बिकॉज वो अनफर्टिलाइज फ्रूट्स होते हैं. ऐसा फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के पैदा हुआ है, इस वजह से उसके अंदर सीड्स का डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता अपने को. जबकि ऐसे फ्रूट जिसपे फर्टिलाइजेशन से ग्रोथ हो रहा है तो उसे हम कहेंगे नॉन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडेड फ्रूट बेसिकली. आर वी क्लियर? एनी डाउट्स? नक्की. विद दैट वी एंड विद दिस चैप्टर. ठीक है, बस इतना ही है उसमें, और कुछ नहीं इस चैप्टर में.